In the last class, we had started with the chapter solutions, right? And in this chapter, I think we have done up to the ideal and the non-ideal solution and the Raoult's law, correct? Yes, ma'am. Okay. तो Raoult's law के बाद ideal and non-ideal solutions के बाद you can find out the examples in which the sum of the new forces कुछ नया हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट और सोल्यूट में, तो वो होगा आपका AB interactions greater than the AA और BB interactions, और अगर AB interactions greater than है AA और BB interactions से, तो इन दैट केस और ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी AB के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवाने के लिए, और प्रेशर कम आएगा और नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल होंगी, जैसे हमने लास्ट बार उसमें भी किया था पोल क्वेश्चंस में भी. Okay, so next is the colligative property that we are going to start today. This is one of the very important topic. Regarding the colligative properties का एक और नेम भी होता है, how we can call them as, they are also called as a democratic properties. Colligative properties or the democratic properties. Colligative properties को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं? क्योंकि just as in the case of the democracy, it is the number of the persons which count. It is not the nature of the person which count. Like जैसे इलेक्शन होते हैं ना, उसमें आपका और आपके पेरेंट का जो वोट है उसका सेम वेटेज है, टीचर का और स्टूडेंट के वोट का सेम वेटेज है, और उसमें हाँ अगर आप एज क्राइटेरिया फिल करते हैं तो दे आर हैविंग द सेम वेटेज, और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि कौन कैसा है ना, कितना किसका ओपिनियन है, मतलब इट इज अ नंबर ऑफ द पर्संस ओनली दैट व्हिच काउंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास आएंगी द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसी पे सारी प्रॉपर्टीज आगे जाके डिपेंड करेंगे. रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. लाइक द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ कब, कैसे, क्यों, क्या इसका मीनिंग है? हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे. द फर्स्ट विल डिफाइन कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है. आफ्टर दैट वी विल डिफाइन कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको प्रूव करेंगे, है ना, देखेंगे कि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है या नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है या नहीं है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज, उससे हम एमबी की कैलकुलेशन करेंगे. एमबी इज अ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. ठीक है, और बेसिकली पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो थर्ड वाला पोर्शन जो मैंने बोला कि उसमें मोलर मास की कैलकुलेशन करनी है, उस वाले पोर्शन से आएगा. तो रिगार्डिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले एक बीकर ले लो. मैंने क्या किया, मैंने 2 सेपरेट रफ ले लिए हैं, बीकर ले लिए हैं. एक पहले वाले बीकर में मैंने प्लेस किया प्योर सॉल्वेंट. Here I have placed the pure solvent. सॉल्वेंट को हम A लिखेंगे, बताया अभी आपको. और सेकेंड वाले बीकर में मैंने प्लेस किया सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में रेड रेड कलर ऐड कर देती हूँ. दिस इज फॉर द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. तो you people can say this is a solution containing, इस सारे चैप्टर में नॉन वोलाटाइल को NV से लेके चलेंगे. containing NV, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज दिस वन. अब क्या होता है ना बेटा, अगर हम इसको हीट करेंगे, लेट अस सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको हीट करेंगे,
तो हीट करने से क्या होगा, सबको पता है कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर कहाँ पे जाएंगे, इस ट्रफ के ऊपर वाली स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे। अब इसका लेवल कम होता जाएगा, है ना, इसका लेवल इतना हो गया, अब थोड़ा और वेपर बनेंगे तो इसका लेवल और कम हो जाएगा, बट इससे ज्यादा और कम नहीं होता है वाटर का लेवल, एक फिक्स लेवल आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है, इसमें दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं, है ना, कंडेंसेशन भी है और ये हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, वेपराइजेशन भी है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम देखते हैं प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन में थोड़े कम वेपर बनते हैं इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट। और उसके पीछे रीजन क्या है, ये जो वेपराइजेशन है इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस फिनोमिना है तो यहाँ पे तो सरफेस पे दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, वेपर बनेंगे जिसके, और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के पार्टिकल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो हमने रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि देखो पहले तो इनको हीट मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गर्म हो गए, तेज भागे, फिर सरफेस पे आ गए, सरफेस के बाद से फिर आगे वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे सॉल्यूशन में जितने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। और प्योर सॉल्वेंट में तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ही वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके सरफेस पे तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। अब कितना कम होगा वेपर प्रेशर थेरेटिकली देखा जाए सॉल्यूशन का, जितना ज्यादा आप उसमें नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के ऐड करोगे। अब देखो ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी हो गई या नहीं, मोर द नंबर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स यू आर एडिंग, मोर विल बी द लोडिंग इन द वेपर प्रेशर। ओके, ये तो थेरेटिकली हो गया, इसमें एक लाइन लिख देते हैं, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। The vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is less than the vapor pressure of pure solvent. Less than the vapor pressure of pure solvent. प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग द राउल्ट्स लॉ। मैम ब्लैक स्लाइड शो करना है, लास्ट स्लाइड, प्लीज। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है हमें, राउल्ट्स लॉ सेज पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, डन बेटा। यस मैम। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, जो होता है हमारे पास, आगे एक्सपेंड बाद में करेंगे, पर पहले हम इसमें सोल्यूट को सेट कर लेते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बिकॉज नाउ एट दिस लेवल यू नो द राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फॉर द सॉल्यूशन containing non-volatile solute for the solution containing non-volatile solute पीबी क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि इसका सोल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो पीबी इज इक्वल टू 0, तो पीबी 0 हो जाएगा तो पी सोल्यूशन किसके बराबर आ गया, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए ओनली। और पी ए किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी नॉट ए इंटू एक्स के। यहाँ टर्म के मीनिंग में लिख देती हूँ क्या है, पी सोल्यूशन है vapor pressure of the solution containing the non-volatile solute, solution containing the non-volatile solute। P नॉट A है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल
प्रेशर, या जिसको आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब है कि इसमें अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया हमने, सॉल्यूट को मिक्स नहीं किया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। एक्स ए क्या है इसमें, एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए आ गया आपके पास। टर्म्स का मीनिंग मैंने लिख दिया है। अब आपको मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप भी पता है। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी का सम होगा 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इसमें से एक्स ए की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स बी। ये हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग 2 in 1। तो क्या बन जाएगा, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। दिस कम्स आउट टू बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेके चलेंगे। P solution is equal to P naught A minus P naught A into XB. P solution is equal to P naught A minus P naught A into XB. माइनस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे। This is P naught A into XB and this is equal to P naught A minus of P solution. अब बेटा इसमें से XB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। XB किसके इक्वल आ जाएगा, P naught A माइनस ऑफ P solution डिवाइडेड बाय P naught A। तो बेसिकली ये हमारे पास एक टर्म आई है डिराइव होके, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे। इस इक्वेशन नंबर 4 में देखो क्या क्या टर्म्स हैं। P naught A मैंने आपको पहले ही बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, जब हमने इसको सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसका सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं किया है। पी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड है, वो भी नॉन वॉलेटाइल। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, आप देखो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है ना। तो ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ना, मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होना, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर में कमी। दिस इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर हो गया। अब लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर क्यों हुआ है, पहले तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर आपको पता है थेरेटिकली भी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से हुआ है। तो दिस इज अ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। और अगर हम टोटल टर्म इसको देखें, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर को किससे डिवाइड किया हुआ है, पी नॉट ए से डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल टर्म आ गई रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग in the vapor pressure। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप देख लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आया, एक्स बी के बराबर आया। और एक्स बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। फ्रैक्शन किसके है, सोल्यूट का तो है। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है, जो बताती है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स बी है, तो इट शोज इक्वेशन 4 शोज equation 4 shows
इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सीपी। क्यों? क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मोर ओवर बराबर आ रहा है एक्स बी के, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो these are the two parts we have done. The first part is the theoretically, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, है ना, कि क्या है प्रॉपर्टी। बाकी थ्योरेटिकली बता दिया था आपको ओरली में। सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन में से हमने ये प्रूव कर दिया, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसकी कैलकुलेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ये क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता लगा हमें कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये किसके बराबर आ रही है? ये बराबर आ रही है मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। थर्ड पार्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। थर्ड is the calculation of MB. MB here is called as a molar mass of solute. ठीक है ना? मोलर मास ऑफ सोल्यूट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ द एमबी दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो कैसे करेंगे? दैट इज पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये इसके बराबर आया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो। एक्स बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। दिस इज पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। ठीक है। अब देखो, इसमें हर किसी को नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड करना आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू और एम का मीनिंग सबको पता है, तो डब्ल्यू बी हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एंड दिस इज एन ए सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन एन ए plus WB upon MB, and this is P naught A minus P solution upon P naught A। अब बेटा, इसमें जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो ऑब्वियसली इसमें सल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो ये जो प्लस वाला फैक्टर है डिनोमिनेटर में, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का प्लस है, उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्वेंट के बराबर ले सकते हो WA अपॉन MA। ठीक है। सॉल्वेंट के और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सम उसमें लगा सकते हो। दैट सम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें लिख सकते हो एज द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, एज द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट। तो अपने पास आ गया पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। यहाँ पे जो टर्म आपकी बच गई, दैट टर्म इज डब्ल्यू बी अपॉन, यहाँ पे भी एम बी आएगा, एम बी, और यहाँ से बच गया ए वाला फैक्टर डब्ल्यू ए और एम ए। तो बेटा, अगर तो आपको न्यूमेरिकल में वो एक टर्म देता है जिसको बोलता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फिर तो आपको इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अगर एक टर्म देता है तो दिस होल टर्म इज अ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, देन यू विल डू इट इज डिवाइडेड बाय 1।
और अगर आपको एग्जाम में वो अलग अलग वैल्यूज देता है, जैसे या बोल दिया उसने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है, अब ये सब आप तब जज कर पाओगे पेपर में जब आपको टर्म्स के मीनिंग पता है, प्रॉपर्टी क्लियर है कि क्यों होता है ये। जैसे पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अलग से देता है और प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अलग से देता है, तो आपको फिर ये वाला पोर्शन इसको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, या अगर तीनों वैल्यू दोनों वैल्यूज अलग अलग देता तो फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई एम एज्यूमिंग दिस टोटल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर आपको एग्जामिनर एक टर्म में देता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ वो वैल्यू रख दी x, तो इस इक्वेशन से फिर एम बी किसके बराबर जाएगा, एम बी जाएगा डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए। देखो इस वाले पोर्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस वाले पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए और इसके साथ बच जाएगा डब्ल्यू ए, तो दिस इज आंसर। तो ये वाला है जो आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको डिराइव करो और सॉल्व आउट करो, तो वहां पे आपको सीधा फॉर्मूला आना चाहिए कि एम बी में वैल्यू रखनी है कैसे। तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए। हाँ, इसमें चीजों के मीनिंग भी पता होने चाहिए, जो जो आपने लिखी है यहाँ पे क्या क्या है, ये क्वांटिटीज क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए। डब्ल्यू बी क्या है भाई, mass of solute, gram weight of the solute. बिल्कुल बिल्कुल, गिवन वेट बोल लो, मास ऑफ बोल लो, जो भी बोल लो, बट दिस इज ऑफ सॉल्यूट। एम बी हो गया मोलर, Molar mass of the solvent. डब्ल्यू ए हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट, Solvent. and this complete term is relative loading Loading vapor pressure. is loading in vapor pressure और divided by P नॉट ए कर दिया तो relative loading in vapor pressure। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें कई बार ना क्वेश्चन आता है, अगर तो मोलर मास कैलकुलेट कर लिया देन इट इज ओके। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कंपोजिशन का, कंपोजिशन निकालो, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालोगे तो एक्स ए और एक्स बी के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक्स ए और एक्स बी की कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो, राउल्स लॉ लगा के कर सकते हो, जैसा डाटा दिया हो तब भी कर सकते हो। कई बार वो बोलता है कंपोजिशन इन द वेपर फेस, तो सॉल्यूशन में हो गया ना, कंपोजिशन इन द वेपर फेस, तब कैसे कैलकुलेट करोगे, तब उसके लिए कैलकुलेशन होती है एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी। देखो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट होगा जितना वो प्रेशर डालेगा, है ना, वेपर्स जितने होंगे उतना प्रेशर डालेंगे, तो अगर हमें उनकी कैलकुलेशन करनी है कितने वेपर्स प्रेजेंट है तो हम उनका प्रेशर ले सकते हैं। तो एक्स ए डैश जाएगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी और एक्स डैश बी जाएगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर आप Yes, ma'am. ऑफ द सॉल्यूशन पूछता है तो अब ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पीए की कैलकुलेट पहले इसमें तो देखो ये फार्मूले तो सब तुम्हें आते ही हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा, है ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, सिमिलर इज ट्रू फॉर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये सब तो वैलिड होगा ही होगा। बट अगर वो पूछ ले कंपोजिशन इन द वेपर फेस निकाल लो, तो वेपर फेस के लिए फिर आपको एक्स ए डैश और एक्स बी डैश कहाँ से लाने हैं, वेपर फेस में जितने आपके ए और बी के प्रेशर होंगे वही कोरस्पॉन्डिंग रेशियो, प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर, दैट विल कोरस्पॉन्ड टू योर कंपोजिशन इन द वेपर फेस, जिसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नॉट टू वरी अबाउट, बस ये है कि जब क्वेश्चन आपके पास आ गया तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, कैलकुलेशन करके लास्ट तक इसको सॉल्व आउट करना है। जब हम इसका फॉर्मूला आते हुए भी पेपर में क्वांटिटीज गलत रख के या कैलकुलेशन गलत रख के कर दे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। So that was our first colligative property, which is called as a relative lowering in vapor pressure. Second colligative property is called as a elevation in boiling point.
रिगार्डिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट डज इट मीन बाय? मैम इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है या रीजन क्या है इसके बढ़ने का? देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता होगा। इतना तो सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट होता है, ठीक है, पर इतने से गुजारा नहीं होगा। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, इट इज द At which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. absolutely correct, it is the temperature at which vapor pressure becomes equal to its atmospheric pressure, है ना? वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो वो चीज बॉयल करने लग जाती है। अब आप देखो कि अभी हमने वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन की और हमारे पास क्या आया कंक्लूजन? हमारे पास ये कंक्लूजन आया है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रखता है, तो अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, है ना? तो वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो चीज क्या करने लग जाएगी? बॉयल Boil. करने लग जाएगी, ठीक है ना? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फिर राइज हो जाएगा। किसके बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ? सॉल्यूशन के। किसके कंपैरिजन में मैं बात कर रही हूँ? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब देखो, you will say the solution containing non-volatile solute has less vapor pressure in comparison to pure solvent। ठीक है, बाकी अभी तो ये समझ में आ गया क्यों ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल के सोल्यूट के पार्टिकल्स उतना ज्यादा वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। सो द सॉल्यूशन containing non-volatile solute has to be heated to more extent so that its vapor heat more लिख दो तब भी चल जाएगा, चलो एनी हाउ, its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। So its boiling point gets elevated। And is called elevation in boiling point। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डेफिनेशन हो गई पहला पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि हाउ वी विल प्रूव कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? आप करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको प्रूव करते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड ग्राफ बना रही हूँ, बहुत शार्प कट नहीं ले रही हूँ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर और ये हो गया आपका टेम्परेचर। देखो इस तरीके से बहुत ज्यादा स्टेट नहीं होती, हल्की कर्व भी होती है ये कर्व्स दोनों। ये हमारे पास दो कर्व्स हैं। पहले वाली जो कर्व है वो है कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विद द टेम्परेचर। सेकेंड वाली जो कर्व है, दिस इज अ कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विद द टेम्परेचर। ठीक है, अब बाकी तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों शो कर रही हैं। देखो लीनियर डायरेक्ट वेरिएशन है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वैसे वैसे वो तेज भागेंगे और वैसे वैसे उनको वेपर प्रेशर उनका बढ़ेगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन की कर्व मैंने क्यों रखी है वो भी क्लियर है। बढ़ता तो दोनों का ही है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर, बट होता क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वाले केस में सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने के कारण उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो इस कम को शो करने के लिए इसको पीछे रखा है, इसको पहले रखा है। अब यहां से आप देख सकते हो ये टेम्परेचर आ गया, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि हमने डेफिनेशन में मिला लिखा था कि जहां पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसके बराबर आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वहां पे वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इसको टी बी नॉट लिख देते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने नॉट लिख के चले हैं। तो दिस इज अ टी बी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन पीछे है और प्योर सॉल्वेंट आगे है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इधर को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना और इधर को वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो कि पहले तो टी बी नॉट और इसको डिफाइन कर लो, टी बी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, फिर हो गया टी बी, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing non-volatile solute। अब डेल्टा टीबी ले लेते हैं, डेल्टा टीबी क्या हो गया, डिफरेंस टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया आपका डेल्टा टीबी। पेपर में कई बार एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट दिया होता है, मोलर मास निकालना होता है, कई बार मोलर मास की कैलकुलेशन को मोलर मास दे रखा है, डेल्टा टीबी निकालना होता है। ठीक है, बाकी डेल्टा टीबी में कई बार दो टेम्परेचर्स दिए होते हैं, तो जब डिफरेंस निकालना है ना, तो जरूरी नहीं होता आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। आप 273 प्लस करके माइनस कर लो या बिना प्लस किए माइनस करो, तो वैल्यू तो एक ही आएगी ना। तो डिफरेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर पेपर में वो टीबी या टीबी नॉट के बारे में पूछता है तो इस केस में फिर प्रॉब्लम है, तो आपको फिर केल्विन में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस का तो कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, अब ये देखने में क्या आया कि जो डेल्टा टीबी है ना, वो डायरेक्टली रिलेट करता है स्मॉल एम से। स्मॉल एम से हमने किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया था, मोलैलिटी। स्मॉल एम वाज द मोलैलिटी वी हैड डन। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने के बी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन क्या शो करती है, हर एक्सप्लेनेशन के बाद ये इक्वेशन से हमें निकल के आया कि elevation in boiling point is a colligative property। elevation in the boiling point is a
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो दिस इज के बी। अब एम आ गया आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम लोगे तो आपको 1000 नहीं लगाना है, ग्राम लोगो तो 1000 लगा देना है। तो अभी के लिए इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बाकी तो डेफिनेशन ही है इसकी, वो आपको आती है। अब एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज अ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए। अब इसको 1000 कर देते हैं, क्योंकि हमें गिवन मास और मोलर मास दोनों ही ग्राम में होंगे। गिवन मास सिंपल ग्राम, मोलर मास ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डब्ल्यू ए भी ग्राम में हो गया, तो ये 1000 हो गया। तो दिस इज डेल्टा टी बी। और जैसे मैंने आपको बोला ही था कि एमबी की कैलकुलेशन करनी आएगी, तो एमबी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो गया आपका एमबी। यहाँ पे भी टर्म्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो के बी था कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। This is a one name, molal elevation constant. The other name to this is ebullioscopic constant. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आप देखो इक्वेशन से जज कर सकते हो। डेल्टा टी बी बाई एम होगी, है ना? तो डेल्टा टी बी तो आपका डिफरेंस है, एंड एम इज द मोलालिटी। तो अगर फॉर वन मोलर सोल्यूशन कर लें, फॉर वन मोलर सोल्यूशन। अब वन मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वन मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यानी कि जो आपका मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? केबी का क्या यूनिट होगा भाई? मैम केल्विन पर मोल पर किलोग्राम। केल्विन मोलल बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसकी कुछ फिजिकल भी सिग्निफिकेंस है। जैसे यू पीपल कैन से कि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना? तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। जरूरी नहीं है कि 100 टेम्परेचर पे ही वहां पे वाटर बॉयल हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा, मतलब आपको बेसिक पता, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरी करने से डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर प्लेस आपका बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। तो एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं ताकि आराम से इनके क्वेश्चंस लास्ट में ले पाए। तो समझ में तो आ गया, ये आपने अभी अभी किया भी होगा। यस मैम। Now the third one is the depression in the freezing point. Like the depression in the freezing point, freezing point होता क्या है? The temperature where both the form of solid and liquid coexist. कोई एक सब्सटेंस हो जिसकी जो दो फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड, जब सेम टेम्परेचर पे आ जाए
तो वो चीज वहां पे फ्रीज हो जाती है ना, एक मोमेंट लगता है उसे फ्रीज करने में। अब आपने कभी आइस को पानी को भी बर्फ बनते देखा होगा, आइस का फॉर्मेशन देखा होगा, सुपर चिल्ड वाटर आ जाता है और उसमें हल्के 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 आपको क्रिस्टल भी दिखाई देते हैं आइस के। तो जब वो आइस है और वाटर है, वाटर भी मतलब बिल्कुल आपका सेम टेम्परेचर पे आ जाए आइस जितने, तो एक मोमेंट लगता है उसको फ्रीज होने में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? इट इज द टेम्परेचर at which solid and the liquid form, इसको तो सारा ग्राफ से ही समझ पाओगे आप। solid and it at which the solid and the liquid forms of the same substance exist या coexist। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या चेंज है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, वो सब हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ये है रहा हमारा वेपर प्रेशर, ये रहा हमारा टेम्परेचर। तो जब देखा गया ना प्योर सॉल्वेंट को, तो है ये प्योर सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म, ये मैंने ले ली प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मैंने बहुत बहुत ज्यादा शार्प कट नहीं रखा है और इसको कुछ ऐसे बना दिया, थोड़ा सा कर्व्ड बना देते हैं। जो इसका लिक्विड फॉर्म ये बना दिया सॉल्यूशन, है ना, ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट। एक्सप्लेनेशन वही है कि सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म सेम टेम्परेचर पे होंगे तो आपका वो फ्रीज हो जाएगा। अगर ये सॉलिड फॉर्म है, ये इसकी लिक्विड फॉर्म है, तो सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पे मीट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें भी तो सॉलिड फॉर्म वही है ना, मतलब एक्चुअली तो सॉल्यूशन में भी तो सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल ही है, तो वही पार्ट होगा सॉलिड पार्ट जो प्योर सॉल्वेंट में है। तो ये आ गया, सॉल्वेंट पार्ट तो सेम है दोनों में, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो ग्राफ से ही आप देख सकते हो कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन की कर्व पीछे रह जाती है, बट उसका सॉलिड पार्ट तो वही होता है, तो सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो वो फ्रीज कर जाएगा, तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। इसमें जो टी एफ है, that is the freezing point of solution containing non-volatile solute, और जो टी एफ नॉट है this is the freezing point of the pure solvent। ठीक है, बाकी इसमें फिर से हम ले सकते हैं वही डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इस बार होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सोल्यूशन का कम हुआ, तो प्योर सॉल्वेंट में से सोल्यूशन को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया डेल्टा टी एफ। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस जहाँ पे डेल्टा टी बी लिखा था वहां पे डेल्टा टी एफ है, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आ जाएगा यहाँ पे, और के एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, यहाँ से ये प्रूव करेगा कि हेंस इट इज अ सीपी, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। एंड के एफ जो है आपका, एक तो इसका नाम है मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, वो एलिवेशन था। The other name to this is the what? Cryoscopic constant. Cryoscopic constant, correct. Cryoscopic constant। ठीक है, बाकी आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि इफ m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा,
यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is equal to depression in the freezing point for 1 molar solution. 1 molar solution आपको पता ही है क्या होता है, 1 mole dissolved per kilogram. अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, KF मोलैलिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नेक्स्ट में यू कैन split it as KF into given mass by molar mass weight of the solvent in grams multiplied by 1000, and the last molar mass calculation जा सकता है KF into WB into 1000 divided by the delta TF into WA. ठीक है, ये फॉर्मूला जाएगा जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट की. तो इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. yes. The last colligative property is Osmotic pressure. yes, यहाँ भी मोलालिटी ही है. Anybody has one? यहाँ पे भी मोलालिटी ही है बेटा, M ही है स्मॉल वन इन बोथ द एक्सप्रेशंस, कहीं पे भी मोलालिटी नहीं है. Yes, ma'am. Okay, and last one is the fourth one, that is the osmotic pressure. Before we study this colligative property of osmotic pressure, who is going to tell me what is osmosis? And it is the movement of the solvent from a region of high concentration of the solvent to a region of low concentration of the solvent, or from a low concentrated solution to a highly concentrated solution. बिल्कुल सही, पर इसमें कोई मेम्ब्रेन जरूरी होती है? Yes, ma'am. Semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. बिल्कुल सही. The phenomena of flow of solvent molecules from high solvent concentration, high solvent concentration बोल लो या low solution concentration बोल लो, to the low solvent concentration. Low solvent concentration or high solution concentration through the semi-permeable membrane. Is called as osmosis. ठीक है, अब क्या हुआ था, ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस जो है दैट इज हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ लेके जाना. अब मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure, regarding the measurement of osmotic pressure, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको बोलते हैं बर्कलियन हर्कलीज मेथड.
उसने क्या किया था, उसने एक ऐसा ट्रफ लिया था जिसमें ऐसे पार्टीशन कर दी। एक साइड था आपका प्योर सॉल्वेंट और एक साइड था सॉल्यूशन कंटेनिंग NV। अब अगर आप सोल्यूट देखो, अगर ये लगा दी बीच में SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब नेचुरली क्या होगा, नेचुरली बिना कुछ करे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूशन, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन या हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन में। उसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर दिया, और जो प्रेशर अप्लाई किया ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उतना ही प्रेशर अप्लाई किया कि जो आपके मॉलिक्यूल्स इधर नेचुरली फ्लो हो रहे थे ना, तो जस्ट रिवर्स द फ्लो। ठीक है, तो दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज अ पाई, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रिवर्स कर दिया था, इससे मेजर मिल गया था कि कितना प्रेशर अप्लाई होगा, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, द प्रेशर applied on the solution side so as to just reverse the flow of solvent molecules through the semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. अब ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। C आ गई आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे दो कांस्टेंट लगते हैं। वन इज द R विच इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आगे इज अ T इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम into R into T, this is pi। नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड कर लो, गिवन मास, भाई यहाँ से भी ये प्रूव होता है कि हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन आगे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। हेंस इट इज Cp। तो ये WB नंबर ऑफ मोल्स का एक्सपेंशन हो गया, P into R into T is pi। और अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास से MB की कैलकुलेशन करेंगे तो वो बैठेगा WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू B। तो दिस इज द आंसर जिससे हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में भी एक एप्लीकेशन थी कि जैसे मैंने आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया था, बहुत हॉट एरियाज में, ऐसे ही जो आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर वाले एरियाज में क्या होगा कि जो जैसे जहाँ पे स्नो ही रहता है ऑल द टाइम, तो वहां पे जो वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर्स ऑफ द कार है दैट विल फ्रीज, है ना। वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर टेम्परेचर किसी जगह पे उससे भी बिलो जा रहा है तो ऑब्वियसली वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसी जगह में इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड कर देते हैं रेडिएटर्स ऑफ द कार में। अब इथिलीन ग्लाइकोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा आपका, उसका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कर देगा। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा तो जो आपका वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था वो मान लो -6, -4, -10 डिग्री तक फ्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां पे टेम्परेचर अगर 1 या 2 डिग्री रह रहा है तो आपका वाटर उसमें फ्रीज नहीं होगा। तो एक उसकी ये एप्लीकेशन हो गई। और इसमें क्या है, इसमें कुछ टर्म जैसे यूज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कई बार जब आपको न्यूमेरिकल आता है ना तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनकी Solutions have कंसंट्रेशन सेम होती है। द सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके कंपैरिजन में मान लो π1 इज इक्वल टू π2 आ गया ना, तो अगर ये सॉल्यूशन 1 और 2 है तो उसको बोलेंगे ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, ऐसे यूज करते हैं वर्ड। तो कई बार न्यूमेरिकल में अगर आइसोटोनिक का वर्ड नहीं पता तो क्वेश्चन रह जाता है फिर। और अगर ऐसा नहीं है, कोई एक का वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है 2 से, तो जिसका ज्यादा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक है ये, और जिसका कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक है ये। 5% सोल्यूशन ऑफ NaCl में जो ह्यूमन बॉडी में है उसमें जो हमारी वेन्स हैं या इतने परसेंट का जो फ्लूइड है उसमें हमारा बॉडी सिस्टम आइसोटोनिक है। 5% NaCl सोल्यूशन प्लस वेन्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन देता है। अब आपने सुना होगा किसी को हाई बीपी हो तो बोलते हैं ना उसको नमक कम दो, है ना, सॉल्ट Yes. अवॉइड करते हैं उसको कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई। अगर हमारी बॉडी में NaCl की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाएगी 5% ऑफ NaCl से, तो इसका मतलब है कि मान लो ये बाहर ये वेन्स है ना, इसके बीच में फ्लूइड है, बाहर NaCl की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5% NaCl है, और ये जो है ये SPM की तरह एक्ट करती हैं वो वेसल्स जो हैं इसकी आउटर सरफेस। अब देखो क्या होगा कि बाकी आप बायो में बहुत अच्छे से बता सकते हो, मैं तो इसका केमिस्ट्री एस्पेक्ट बता देती हूँ। अब क्या होगा, 5% से ज्यादा है अगर NaCl सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बाहर, तो जो आपकी इसके अंदर वाला फ्लूइड है ना उसकी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, या प्योर आप ऐसा देखो। मैं अब आपको ये क्वेश्चन ना सॉल्वेंट से समझाती हूँ फिर आप सॉल्यूशन इसके रिवर्स कर देना, है ना। ग्रेटर देन 5% NaCl है तो लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे, लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और अंदर वाला फिर एक्ट करेगा आपका मोर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, मोर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो बॉडी फ्लूइड या जो सॉल्वेंट होगा ना वो फिर वेन से इनसे बाहर आएगा, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगी, फिर श्रिंक हो जाएंगी। इसी तरीके से मान लो आपके पास ये जो फ्लूइड था वेसल्स के अंदर वाला, और बाहर लेस देन 5% NaCl कंसंट्रेशन है, लेस देन 5% NaCl कंसंट्रेशन है तो यानी कि बाहर तो हो गया प्योर सॉल्वेंट, ज्यादा हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। फिर अंदर वाला एक्ट करेगा सॉल्यूशन यानी कि लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या होगा, फिर बाहर वाले पोर्शन से जो लिक्विड है यानी कि स्पेशली वाटर है वो अंदर चला जाएगा, तो ये आपकी वेसल्स जो इसमें है वो स्वेल कर जाएंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ इतना परसेंट सॉल्यूशन है NaCl जो बॉडी के वेन्स के वेसल्स के अंदर के फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक है। अगर नमक की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा बढ़ेगी या इससे ज्यादा घटेगी तो या तो वो हमारी वेसल्स इसमें श्रिंक हो जाएंगी या क्या हो जाएंगी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। इसको आप एग की एग्जांपल से भी तो ले सकते हो ना, एग की एग्जांपल पढ़ी होगी सबने। Yes, ma'am. एग के ऊपर का हार्ड शेल आप रिमूव करके उसको SPM होता ही है, फिर अंदर वाला पोर्शन उसको आप प्लेस कर दो NaCl के सॉल्यूशन में, NaCl के सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तो अंदर बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है अंदर ज्यादा है तो वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर लेस देन में करोगे तो वो स्वेल हो जाएगा। तो दिस इज द सेम एग्जांपल। अब इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बचा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
उसके बाद इसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर बचा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एबनॉर्मल मोलर मास है, वो एबनॉर्मल मोलर मास और वॉन्ट ऑफ ऑलमोस्ट एक में ही कवर हो जाते हैं। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक हेनरीज लॉ बचा है, ठीक है, वो पेंडिंग रह गया, राउल्स लॉ से पहले करवाना था, चलो एनी हाउ बाद में कर लेंगे। तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर आपके ऑर्गेनिक में जाएंगे, बिकॉज इन दैट बैच ऑफ JE2 दे हैव डिमांडेड कि मैम जो इस उसमें आना है टर्म में वो आप पहले करवा दो। तो हमने वहां पे अल्काइल एंड एलाइल हैलाइड ऑर्गेनिक वाला स्टार्ट किया है। तो सेम विद डू विद योर बैच टू। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो फिर उन्होंने भी बोल के मैंने कुछ और पढ़ाना था, तो देन आई शिफ्टेड टू दिस वन। बस नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट हो जाएगा वो, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर ले लेगा, बाकी हाफ एन आवर में विल स्टार्ट विद अल्काइल हैलाइड। Now let's take the some of the JEE questions, some of the questions of this chapter. Solve this.
सिर्फ 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, बाकी आराम से बैठे हैं। हाँ जी, लेट्स चेक इट आउट। क्या आंसर आया आपका सॉल्व करने के बाद? अलग अलग आंसर आए हैं सबके। किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? Elevation in boiling point. Boiling point. ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो पहली कैलकुलेशन तो आपकी 100 degree centigrade vapor pressure of the solution of 6.5 gram of solute in N is this, Kb is this, boiling point of the solution is। तो आपने जो MB की कैलकुलेशन करी है तो ऐसे किए हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अच्छा बताओ KB की वैल्यू क्या रखी थी? 0.52. MB की कैलकुलेशन क्या रखी? Ma'am, 6.5. 6.5. किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? क्या है आपके पास? 732 है given this one। Okay, let me write down the formula, then I will ask you all। फिर चेक करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। MB की वैल्यू होती है, M की वैल्यू होती है WB बाई MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। 0.52। हाँ बेटा, WB की वैल्यू क्या रखी तुमने? What is WB? Ma'am, 6.5. ठीक है। And what is the value of WA? Ma'am, 100. 100. Correct। And what is the value of MB? MB की क्या वैल्यू रखी आप लोगों ने? 31.75. 31.75 कैसे आया आपका? How you have calculated for 31.75? P naught A minus P solution upon P A. This is equal to number of moles of B upon number of moles of A. Basically we are taking, तो this is a 760 standard format में solution का दे रखा था 732 divided by this is 760। number of moles of B की calculation के लिए this is WB upon MB and this is WA upon MA। ठीक है, WB की वैल्यू 6.5, MA प्योर सॉल्वेंट वाटर ले रखा था क्योंकि मैंने उसी के लिए 760 वैल्यू रखा, अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज होंगी। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाके आपको इसको MB को कैलकुलेट करना होगा। MB इन दिस क्वेश्चन इज 31.75। 31.75 रखोगे, फिर उसके बाद दिस इज अ 31.75, देन यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TP। यहाँ कैलकुलेट करके कितना आया था आपका? हाउ मच आंसर हैव यू गॉट? Ma'am, 101. 101? Yes, ma'am. 1.06 आया होगा वैसे, और वो 100 डिग्री में प्लस किया होगा ना, तो वो 101.6 डिग्री, तो 101 मार्क किया होगा। करेक्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना है कि कैसे उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट विल डू